किसी भी जज साहब की सैलरी इनकम टैक्स नहीं उन पर लागू होता, वो इनकम टैक्स नहीं देते। उनका एक क्लोजरियम बना हुआ है, भारत सरकार ने वो एक फंड देते हैं, वो कहते हैं साहब हमें सरकार फंड नहीं देती, हमारा तो अलग से फंड मिला हुआ है। उनके बैंक की कोई जानकारी लीक नहीं होती, उनके बैंक का कोई कहाँ से पैसा आएगा वो होते ही नहीं, ये बना हुआ है। अब आप मुझे बताइए, हर छोटी छोटी चीज पर इस देश में जब संसद ने कोई बिल पास कर दिया है, संसद इज द सुप्रीम बॉडी ऑफ द लोकसभा इन डेमोक्रेसी, हाउ 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 कोर्ट कम इनटू द पिक्चर कि वो हर बात में आकर अड़ंगा लगाएगी और कहेगी कि साहब इस आंदोलन को ऐसा करिए वैसा करिए। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कभी कभी मुझे लगता है कि सत्ता के जो अंग हैं, डेमोक्रेसी के जो अंग हैं, वही आपके भारत के राष्ट्र के खिलाफ नजर आते हैं। क्या किसी को मतलब टेक्निकल तरीके से तय होगा कि तिब्बत से कैसे संबंध रखो, पाकिस्तान से कैसे संबंध रखो, एक टेररिस्ट पकड़ लिया जाता है तो भी हम उसके बारे में इतना, तो ये जो व्यवस्था के अंग हैं, यही मुझे कभी कभी लगता है कि राज सत्ता के लिए एक बाधा बनते हैं, एक सवाल खड़ा करते हैं। आप मुझे बताइए ना कि खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा है हमने इंदिरा गांधी को ठोंक दिया, हम इसे भी ठोंक देंगे। आप कनाडा का आदमी आपके बारे में बोल रहा है, कोई बाहर से पैसा आ रहा है। तो मेरा कहने का सेंस है कि आज सरकार ने पूछा, जब कोर्ट में बहस हुई है तो कहा ना उन्होंने कि बाहर से फंडिंग हो रही है, तो आपके अटॉर्नी जनरल ने माना। लेकिन सवाल यह है कि कोर्ट ने फैसला तो ऐसा दिया ना, आप स्टेट को वीक करना चाहते हैं, आप राज सत्ता को वीक करना चाहते हैं, तो फिर आप ही राज सत्ता में बैठिए। आप काला कोट पहन करके राज सत्ता चलना चाहते हैं। पहली बात ये ठोकने वोकने वाली बात जो है ना, मैं फिर से कहता हूं, और जो लोग ये कह रहे हैं ठोकने का, अगर ये भारत है आपकी, आपको यहाँ इज्जत मिल रही है, आपसे मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, मैं यही बात कर रहा हूँ। मैं ये जो खालिस्तानीज और जो खालिस्तानी माइंडेड लोग जो हैं, मैं अपनी बातें मिन्स नहीं करता, उनको मैं कह रहा हूँ कि ये भारत है कि आपको इज्जत मिल रही है इतनी, क्योंकि आपको हम अपने समझते हैं, अपना भाई समझते हैं। और इज्जत का एक ये कारण है क्योंकि आप उसी ऐतिहासिक सनातन संस्कृति के आप प्रोडक्ट हो। दुनिया में आपको कोई इज्जत नहीं देगा। आप एक यूरोपियन से पूछिए जाके, जहां पर ये खालिस्तान के बहुत बड़े हीरो बने हुए हैं और काम मंत्री बने हुए हैं, और वो गंदा सा मंत्री अपनी गंदी सी शक्ल लेके यहां पे आया इस किसान आंदोलन में। वो गंदा सा मंत्री, वो गंदी सी शक्ल लेके यहां पे बैठा, इन लोगों ने बैठाया, शाहीन बाग के लोगों को बिठाया, शर्जी मिल इमाम की रिहाई की बात की। वो गंदा सा लॉयर, वो गंदा सा लॉयर, 1 रुपये उसको फाइन देनी थी, उस पर भी आपने उसका रवैया देखा, उसको आपने बिठाया। ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि कोई इस भुलावे में ना रहे कि भाई देखिए, हम ये तो बात हमने कहा है कि ये सनातन धर्म है, इसमें से मजहब निकलते रहते हैं। कल फिर कोई पैदा होगा जो कहेगा मैं पैगंबर हूँ, कल फिर मैं कोई। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर तो हमारे लिए जितने हमारे सिख गुरु हैं, हम तो उनको भगवान मानते हैं साहब। और मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, मैंने बहुत पढ़ा हुआ है। I know. मैंने आज तक पुष्पेंद्र जी, मैंने जो भी मैंने पढ़ा है, जो सिख स्क्रिप्चर्स हैं, गुरु ग्रंथ साहब से लेके और उसके जितने शब्द सुने हैं, मैं आपको कहता हूं कि मैं एक भी ऐसा श्लोक या एक भी वाणी मैंने ऐसी नहीं सुनी हो जो कि दिल को सुकून न पहुंचाया। लेकिन ये गुरुओं के भी भक्त नहीं है अपने, ये गुरुओं के नहीं हुए। अरे जो हिंदुस्तान का नहीं हुआ वो गुरु का क्या हो सकता होगा ये? हाँ, जिनका, और हम तो फिर भी, हमारे लिए तो गुरु गोविंद सिंह साहब पूजनीय है, गुरु नानक जी महाराज पूजनीय है। अरे कनाडा का वो गंदा सा अंग्रेज, उससे जाके बोलो कि वो गुरु ग्रंथ साहब क्या करता है।
वो बोले व्हाट गुरु ग्रंथ साहिब, हु वाज गुरु गोविंद सिंह, और तुम हमको यहां पर धमकी दे रहे हो। हमको धमकी दे रहे हो। अगर आप भारत की संस्कृति नहीं जानते हो तो आप एक अच्छे सिख भी नहीं हो सकते हो। तो ये धमकी देना मैं ठोक दूंगा। अरे देखो, ऐसा है कि अंग्रेजों ने, आपको मालूम है 1860 के टाइम में ये आर्म्स एक्ट बनाया और पूरे हमारे जो हिंदू समाज है उसको मतलब इन्होंने डी वेपनाइज कर दिया, डिसआर्म कर दिया। और इस बात का जिक्र जसवंत सिंह साहब ने लिखा है। वो कह रहे थे, एक बार मैं जा रहा था कहीं पे, तो उनकी उस समय वो राजनीति में बहुत तब तक सक्रिय हो चुके थे, तो उनकी कहते मेरी माता जी हमेशा हमसे पूछती, बेटा सब सामान रख लिया, हथियार रख लिया। ये जसवंत सिंह साहब ने ये लिखा है कि हथियार रख लिया, सारा सामान रख लिया। हमारे यहाँ डी वेपनाइज कर दिया गया। डिवाइड एंड रूल की उनकी चाल थी, आपने देखा यहाँ पे। तो इनको चलो, जो सिख मजहब के जो अनुयायी हैं उनको बोला गया भाई कि गुरुओं मतलब जो आखिरी गुरु हैं उनके आदेश अनुसार इतनी बड़ा तलवार और ये वो आपको ये अलाउड है। और हमारे यहाँ कुछ है कि 4 इंच से आप ज़्यादा वो नहीं ले सकते और वो नहीं रह सकते। तो तुमको अगर संविधान ने प्यार और मोहब्बत और इज्जत से कोई एक पवित्र काम के लिए दिया, उस और वो तलवार लेके तुम हमको डराते हो, उससे तुम अपवित्र काम कर रहे हो यार। और तुम क्या सोचते हो। एक और बात कह देता हूं, और ये बात हो चली जानी चाहिए कि इस आजाद भारत में जो रिपब्लिक डे है हमारा, ये सबसे पवित्र कार्यक्रम है। जितने कॉन्टिजेंट्स निकलते हैं, जितनी झांकियां होती हैं, वो मंदिर का दर्शन है। और अगर हमारे मंदिर को अगर छेड़ा, चाहे वो जिहादी हो, चाहे माओवादी हो या कोई हो, याद रखना जंग होगी, खून बहेगा, देखते हैं तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारे बाप की क्या औकात है कि तुम यहां पर तुम धमकी दे रहे हो कि हम परेड नहीं होने देंगे। तुम हो कौन जो इसके पहले वो मफलर वाला, वो आजकल वो मफलर वाले ने किया था, अब ये हीरो बन रहे हैं यहाँ पे, वो भी उपवास रख रहा है। साहब मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि अगर ये किसी ने इसको ये रोकने की कोशिश की, जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, जहां पे हम अपने देश की शक्ति को दिखाते हैं। नहीं, 26 जनवरी परेड तो और है ही। इसको अगर धमकी, अगर तुमने नुकसान पहुंचाने के लिए तो तलवार से तलवार लगा के फिर हम देखेंगे कि हमारी तलवार कितने इंच की होती है। धमकी दे रहे हो। इसमें तो एक और बात है कि परेड तो है ही, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान, तुम संविधान अरे जाके करना है तो जाके कनाडा का परेड वो करो ना। पता नहीं परेड करते भी है कि नहीं। जाके मैंने इनके ऑफिसर से कहीं मिला हूं कनाडा का, और उनकी भी शक्ति मैं जानता हूं। मेरे साथ कुछ ने कोर्स भी किया हुआ है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है यूएन मिशन। आज तक कनाडा ने अभी मॉडर्न उसमें कभी कोई जंग नहीं लड़ा है। और जो ISF था ना, ये नाटो वेटो, इनका कंट्रीब्यूशन रहता 5 सोल्जर, 7 सोल्जर, ठीक है। उसमें भी एक मारा जाए तो इनके यहाँ मतलब 2 साल तक मातम होता है। तो जाके उनके लिए लड़ो ना। ये क्या हमारे यहाँ क्या तलवारबाजी करते हो। हम तो भाई तलवार नहीं, अगर तलवार से तलवार टकरा देंगे, जरूरत पड़े तो भाला भी निकाल लेंगे। लेकिन ये मतलब तुम भारत राष्ट्र को चैलेंज करने लगे, भारत राष्ट्र की आस्थाओं को, सरोकारों को आप चैलेंज करने लगे। दिस नॉट कैन बी एक्सेप्टेबल सर। सिंह साहब, आखिर में 2 बातें और कहनी है, क्योंकि हम लोग पूरा चाइना और फिर अमेरिका इलेक्शन और फिर चाइना का रोल इस पर आए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैंने ये देखी कि जाते जाते भी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कई महत्वपूर्ण काम किए, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग ऐसे काम करते हैं जो सदियों तक याद रखे जाएं, शायद वो लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते। जिस तरीके से आपने देखा, वो इजराइल वाला मस्जिद वाला मामला था, वो सालों से लटका हुआ था, उस पर जंग चल रही थी। लेकिन मैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात कहना चाहता हूँ
कि ट्रंप ने जिस तरीके से अपनी तिब्बत की जो पॉलिसी थी उसको बदला, उन कई सारी चीज़ों पे साइन किए और तिब्बत के लिए एक अलग से उन्होंने कई चीज़ों की मांग करी। क्या भारत के लोग या भारत की जो 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 हमारे डिप्लोमेट्स हैं, क्या उनको नहीं लगता था कि भारत के बॉर्डर पर एक देश को उसने निगल लिया और उसके बाद आपने उसे चाइना भारत बॉर्डर कहना शुरू किया? आपने तो अपनी पॉलिसीज़ में, अपने नैरेटिव में आईटीबीपी आप कहते हैं, लेकिन इंडो तिब्बत बॉर्डर नहीं कहते, इंडो चाइना बॉर्डर कहते हैं। उस सब के बावजूद भी इतना बड़ा काम वो करके गया, तो क्या भारतीयों को ये नहीं समझना चाहिए था कि इस पॉलिसी से उसके अपने हित होंगे, लेकिन इस पॉलिसी से तो भारत को मजबूत करके गया? सही बात है। वही नहीं, मैं ये तीन तीन चीज़ों की व्याख्या करूँगा मैं इसमें। एक तो ट्रंप की टिबेट जाते जाते जो टिबेट पॉलिसी उन्होंने इनंसिएट किया, उनकी पश्चिम एशिया की, वेस्ट एशिया की उनकी जो नीति थी, और उनका जो कुछ आर्टिकल 370 के संदर्भ में भी मैं कहूँगा। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमने जो अपने हिंदुस्तानियों का के जहन में जो नैरेटिव इंजेक्ट करने की कोशिश की, ये बार बार टिबेट को चाइना कह के, तो एक आम आम हिंदुस्तानी ये सोचने लगा कि जस्ट हमारे उस तरफ बॉर्डर के फ्रंटियर के उस तरफ वो तो चाइना है। वो तो चाइना। वो चाइना नहीं है साहब, वहाँ कोई चाइनीज़ नहीं बोलता है, वहाँ टिबेटन्स लोग रहते हैं, वहाँ बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं, वहाँ पर कैलाश मानसरोवर है। मैं बोला कि आपकी जो सनातन परंपरा है उसमें एक बहुत बड़ा स्थान है, हजार हजार साल तक भगवान शिव शंकर वहाँ पर वो अपना योग मुद्रा में बैठ के वो चिंतन करते थे इस ब्रह्मांड के ऊपर में। तो वहाँ पे अभी भी आप, इसीलिए तो लोग कैलाश मानसरोवर जाते हैं, आस्था है। आप उसको वो पौराणिक आस्था बोलिए, जो भी आस्था बोलिए, लेकिन कैलाश किसने नाम रखा? अब आप इतिहास के जो लोग बहुत बड़े ये हैं, वो इस बात को पता लगाएं इतिहास कि कैलाश किसने नाम रखा इसको। नहीं, वो तुमका तो बस चले तो वो कैलाश न कह के खालिद होगा उसका हाँ, नाम, खालिद हो खालिद, सकता है। हाँ ये। तो जहाँ से हमारी इतनी आस्था जुड़ी हुई हो, हिंदुस्तान में से यहाँ पर बौद्ध धर्म वहाँ गया हो, वहाँ के बुद्धिज़्म पर इतना प्रभाव हो, जो हमारे इतिहास का धरोहर हो, उसको आपने चाइना का दर्जा दे दिया। आप उस संस्कृति को, जो आपकी संस्कृति थी, उसको आप गाली दे रहे हैं, उसको आप गाली दे रहे हैं। और वो आप कह रहे हैं कि आपने जाके कह दिया नहीं नहीं तिब्बत तो आपका, मतलब आपका हिस्सा है। तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन इज अ पार्ट ऑफ चाइना, ठीक है। उसमें एक बहुत छोटी सी बात और है सर, जो हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, कि जो उन्होंने ट्रंप ने जाते जाते किया है, उसमें ये कहा कि नेक्स्ट दलाई लामा चुनने का अधिकार इस दलाई लामा को है, न कि चाइनीज सरकार को है। तो आपने तो कर दिया, और आपने ये कह दिया, आपने ये भी कहा, मान गए ताइवान को लेके वन चाइना पॉलिसी को, और वो बदले में क्या बोल रहा है? वो कहता है, आपको मालूम है कि JNK पर उसका क्या रवैया है? अगर वो नहीं मालूम है तो फारूक अब्दुल्ला से पूछ लीजिएगा। नहीं, क्या? अजहर मसूद पे यूएनओ में क्या हाँ उसका हाँ रवैया हाँ है, जम्मू हाँ कश्मीर में हाँ उसका क्या रवैया हाँ है, हाँ, नहीं, पाकिस्तान के साथ उसका क्या ये है? सब आपको हिंदुस्तान में भी बहुत लोग बता देंगे, उसके जो चेले हैं ना यहाँ जी पे। जी हाँ। जी जी जी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए, अभी जो जाते जाते ट्रंप साहब ने ये टिबेट पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट का जो लेजिस्लेशन पास करवाया, बाय द वे इट इज़ बाई पार्टीसन। तो बिडेन अगर इससे छुटकारा भी पाना चाहे तो बहुत नहीं पा सकता। बहुत बहुत मुश्किल है। तो उसमें उन्होंने दो तीन बातें की हैं। एक बात उन्होंने कही, वो एज पर दैट बिल, कि तब तक हम चाइना को कोई काउंसलेट अमेरिका में नहीं बनाने देंगे जब तक
चाइना हमको लासा में कॉन्सुलेट फैसिलिटी नहीं देता। नहीं देता। ये आवाज़ तो आपसे उठनी चाहिए थी साहब। वही मैंने कहा, हमारी लड़ाई वो जाते जाते लड़के क्या है। हाँ, ये तो आपसे उठनी चाहिए थी। दूसरी चीज़ उसने, ये मुख्य बात है, जी मैं जी जी आपको जी बता रहा जी हूँ। जी। दूसरी बात उन्होंने कही है कि दलाई लामा का वही उत्तराधिकारी मान्य होगा जिसको दलाई लामा ने खुद चुना होगा, ना कि चाइनीज सरकार ने। ये तो आवाज़ आपसे उठनी चाहिए थी। दलाई लामा तो आपके यहाँ है। तीसरा, उन्होंने इन्वायरमेंटल इश्यूज उठाए हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज तो आपको सबसे ज़्यादा 48% जो पानी तिब्बत से निकलता है वो भारत की ओर फ्लो करता है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको उठानी चाहिए थी। लेकिन ये बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि मैं अभी ये स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में काफ़ी साल हो गए मुझे। बहुत सारे चाइनीज़ एक्सपर्ट्स आते हैं, वो बीजिंग में बैठ के अपने डिप्लोमेट्स और ये इंटेलिजेंस के लोग और ये वो चाइना के बारे में पूरा अपना आपको ज्ञान दे देंगे। लेकिन जो आपका जो इमीडिएट मतलब नेबरहुड में है तिब्बत, उसके बारे में दे आर मोर और लेस ब्लैंक। अभी ये पूरे लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ हो रहा है, पूरी दुनिया में मालूम है कि उसका रिवर्बरेशंस JNK पर क्या हो रहा है, CPEC पे क्या हो रहा है, इंडिया के हिंटरलैंड में क्या हो रहा है। आप किसी से पूछ लें हिंदुस्तान में कि उस तरफ क्या हो रहा है, कुछ नहीं मालूम। लासा छोड़ के उनको ये भी नहीं मालूम होगा कि कोई जगह का नाम भी नहीं मालूम होगा उनको तिब्बत के बारे में। तो तिब्बत का जो इंटरनल डायनेमिक्स है उसमें तो आपका कोई पेनिट्रेशन लगता ही नहीं है। तो तिब्बत को चाइना का दर्जा देना ये हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। तो ट्रंप ने तो जाते जाते वो कर दिया आपको जो कि आपको खुद करना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूं कि अब इस पे भारत सरकार को बिल्कुल एग्रेसिव बिल्कुल तरीके बिल्कुल से उसको बिल्कुल होना पीछे चाहिए। पीछे जाएं, तो मैं समझता हूं कि एक हाथ दूसरा में। दूसरा दूसरा सर, ये बताइए आप कि वेस्ट एशिया को आप लीजिए, पश्चिम एशिया में तो उसने असंभव कर दिया। अरब देशों का डिप्लोमेटिक रिलेशंस कर दिया इजराइल से। आपके यहाँ मुसलमानों ने एक बहुत बड़ी दुकान खोल रखी थी हिंदुस्तान में कि आप मतलब हम इजराइल से बहुत सालों तक हमने सीक्रेट डिप्लोमेसी किया। 25 साल तक रहे 25 साल आपके, तक, ठीक है। पब्लिकली आपने हाँ, ओपन ही नहीं किया, कोई गया नहीं, कोई हाँ। आया नहीं, आने नहीं दिया और आपने। सिर्फ इसलिए क्योंकि ये 2 रुपये में कन्वर्ट हुए वाले जो जी हैं जी ये जी, नाराज हो जाएंगे। ये नाराज हो जाएंगे। ठीक है, नहीं, हाँ, इनका इस्लामिक और कुरानिक झगड़ा हाँ, है, हाँ, तो हाँ, इनके कुरानिक झगड़े से हाँ, भारत की फॉरेन हाँ, पॉलिसी हाँ, तय हाँ, होगी। हाँ, हैं। इनके बाप दादों ने कभी अरब देखा भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो बस ये नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए आपने इजराइल के साथ, अरे हमारे लिए तो सब आए, हमारे यहाँ पारसी आए, वो भी यहाँ पर उनकी तरक्की हुई, वो दुनिया का यहाँ, कौन सा ऐसा मजहब है जो भारत की धरती पर नहीं ठीक रह रहा है, जूज है, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए सब बराबर है। लेकिन यहाँ पर नहीं, वो क्योंकि उन्होंने 2 रुपये में मजहब नहीं बदला था ना। उन्होंने अपनी जान दांव पे लगा दी थी, लेकिन पारसियों ने अपना मजहब नहीं बदला। तो किसका चरित्र ज्यादा है? जो जूस जो आए यहाँ पर, वो लोग कौन थे? उन्होंने भी अपनी ये अपनी जान जो है वो दाव पे लगा दी, लेकिन उन्होंने भी अपना मजहब नहीं इस बदला। देश में 71 वॉर के 2 हीरो हैं, वन इज सैम मानेकशॉ एंड अदर जनरल जैकब। आज तक किसी ने उनके बारे में पूछा? आज घर घर पूजे जाते हैं वो, किसी ने पूछे नहीं उनका क्या मसला है, मालूम ही नहीं, मालूम ही नहीं है। दे वर हीरो ऑफ दिस कंट्री, हीरो ऑफ दिस कंट्री। तो मैं वही सर कह रहा हूँ कि उसने वेस्ट एशिया में ये जो रेप्रोचमा करवाया। दूसरा, और मैं बहुत उसके तरह, इसी के कारण आज जो अरब वर्ल्ड है वो पाकिस्तान को छोड़ के वो आपकी तरफ आ रहा है। एक तो आपके यहाँ मार्केट है, आपके ऑयल का मार्केट है। दूसरा,
वो देख रहा है कि इस झगड़े में कितना गंवाया है अरब वर्ल्ड ने। कई लड़ाइयाँ लड़ ली, 5-6 मिलके इसराइल के खिलाफ लड़ ली है, यहूदी वर्सेस हाँ, उसको रिलीजियस वॉर रिलीजियस आपने वॉर कर हुआ, भी दिया, तब भी अकेले भी लड़ के देख तब लिया। भी कुछ कर नहीं पाए। तो अब क्या है कि मैंने उस दिन आपको बोला था कि अब कुछ जो तेल का जो ऑयल फैक्टर जो था जी जी, जो उसकी कंजम्पशन, महत्ता जो है धीरे धीरे कम हो रही है। ऑयल प्राइसेस सब कम होते जा रहे हैं, और भी प्रोड्यूसर्स कनाडा और यूएसए बहुत मेजर प्रोड्यूसर्स हो गए हैं ऑयल के। तो ये सब के कारण क्या है कि ये जो जिस चीज़ पे इतना नाज था या इतना घमंड था या भरोसा था यहाँ के मुसलमानों को, वो चीज़ ख़त्म हो गई। दूसरी बात है कि देखिए, और देखिए पाकिस्तान का क्या, आज सऊदी अरेबिया उसको उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता है। यूएई में मतलब जितनी चेकिंग आजकल स्ट्रिक्ट पाकिस्तानीज की हो रही है उतना किसी भी नेशनैलिटी के लोगों की नहीं हो रही है। ये हाल है। तो हमारे यहाँ का मुसलमान जो है उसको इसलिए थोड़ा ज़्यादा बेटर उसके साथ ट्रीटमेंट होता है, व्यवहार इसलिए होता है क्योंकि वो हिंदुस्तान की मिट्टी का है। सर उसके पासपोर्ट पे भारत लिखा हुआ है। हाँ, इसलिए नहीं कि वो मुसलमान है। हाँ, मुसलमान होता तो ठीक भगा है। देते इनको वो बाहर। तो उसने वेस्ट एशिया में इतना बड़ा काम कर दिया आपके लिए। वेस्ट एशिया में आप ये बताइए कि हम अब आप कहेंगे कि मैं एक टिपिकल क्या जियोपॉलिटिकल हॉक की तरह बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये कहने में कोई संदेह नहीं कि हमारा इंटरेस्ट वही है कि वहाँ पे जो अरब वर्ल्ड है, हमारा एनर्जी इंटरेस्ट जो है वो कायम रहना चाहिए, और हमारा इंटरेस्ट वही है कि मुसलमान के नाम पे सब वहाँ मिल के हमारे को हानि ना पहुँचा सकें। ये हमारे इंटरेस्ट में कि मुसलमान के नाम पे, जिहाद के नाम पे सब मिल के सनातन को और भारत को हानि ना पहुंचा सके। और आखिरी में पुष्पेंद्र जी एक और मैं बात कह रहा हूँ कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं होते तो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन मुमकिन नहीं था। वो मैं नहीं कहूँगा कि मुमकिन नहीं था। इट वुड हैव गॉन इनटू इंटरनेशनल रफ वेदर। उससे बहुत दबाव बनता चारों तरफ, और यहाँ के जो जिहादी एंटी इंडिया फोर्सेस हैं उनको मौका मिलता। वो इंटरनेशनल रफ वेदर को वो जरूर एक्सपीरियंस करता। इतना स्मूथ नहीं होता। वो पास तो हमारे यहाँ स्मूथली हुआ, लेकिन उसके बाहर मालूम है कि मोदी साहब ने वो कुछ ठान लेते हैं, तो वो वही मैंने कहा, ये तो महज इत्तेफाक की बात है कि ट्रम्प वहां थे और यहाँ पे भी। तो ये मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि जो आदमी हमारे लिए वेस्ट एशिया हो, तिब्बत हो, 370 हो, इंडो पैसिफिक रीजन हो, और नहीं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ चाइना ने रेजिम चेंज किया इन्फ्लुएंस से, वहाँ विद द हेल्प ऑफ अमेरिका हमने उसको पलट डाला। इसमें नेपाल है, मालदीव्स है, ये जाहिर सी बात कि चाइना का जो रेजिम चेंज का जो मतलब जो क्षमता उसने हासिल कर ली है, उसको हमने अमेरिका की मदद से हमने उसको कंटेस्ट किया। आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने बालाकोट किया, आपको पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड का सपोर्ट आया कि नहीं आया? वो इसलिए था बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप वाज इन योर सपोर्ट। दैट्स राइट। तो सिंह साहब, आप सिर्फ नट में आखिर में एक लाइन मेरी समझ में कहूँगा, भारत के हिंदू सनातनी, उनको शत्रु का बोध और दोस्त का बोध होना ज़रूरी है कि हमारा शत्रु कौन है और हमारा दोस्त कौन है। इस बोध का मैं समझता हूँ ये जितनी बातें हुई हैं कि भाई जिस ट्रंप ने सब कुछ किया, वहाँ इतनी बड़ी तादाद में हमारे हिंदुस्तानी थे
तब भी वो हारा। और भारत में भी एक बड़ी ऐसी लॉबी है जो इन चीज़ों में, नहीं साहब ये डेमोक्रेट नहीं है, ये ऐसा है, ये देखने में वैसा है, ये पागल की तरह दिखता है, तो यहाँ पॉलिटिकल करेक्टनेस होने की ज़रूरत हुई। तो आज की बातचीत में ये लबो-लुआब निकला कुल मिला करके कि भारत के लोग, भारत राष्ट्र के लोग अपने शत्रु को पहचाने और अपने दोस्त को पहचाने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, Thank you. थैंक यू।